हमारा आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन। ये आपके क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर आपका होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे देखना शुरू करें इस टॉपिक के बारे में, हम लोग एक स्टार्टिंग ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है आपका इस चैप्टर का। तो हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये चीज डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं, अगर आपको ये टॉपिक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अगर आइडिया पता हो कि आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या होता है। आई होप कि इसको हम लोग 9th 10th में इसके बारे में छोटा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके बारे में एक एक एस्पेक्ट को और कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग को पता है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ homogeneous mixture of two or more component। तो अगर आपके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का अगर होमोजीनियस मिक्सचर कोई भी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन का नाम देते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि शायद आपको ये होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा इसके बारे में। एक मिक्सर आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। शायद आपको ये बात पता होगा। तो अगर होमोजीनियस मिक्सर हम देखें, अगर होमोजीनियस मिक्सर के बारे में थोड़ा सा होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन अगर हम लोग कलेक्ट करना शुरू करें तो ये एक ऐसा मिक्सर होता है जिसमें कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होता है थ्रू आउट द मिक्सर आपको क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कोई भी चीज का, जैसे मान के चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग वाटर में अगर हम लोग शुगर को मिक्स करते हैं, वाटर में शुगर को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, ठीक है। तो अगर आप उस केस में वो जो मिक्सचर आपको ऑब्टेंड होगा तो उस मिक्सचर में अगर आप कहीं से भी कोई भी कंपोनेंट कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर को अगर आप वहां से बाहर निकालोगे तो वहां पे हर जगह आपको शुगर का कंटेंट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि आपको होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इट्स composition and and properties are uniform throughout, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में ये बताया कि मान के चलो आपने एक कंटेनर लिया, इसमें अगर आप वाटर आपको रखा हुआ है और इसमें आपने क्या किया, अगर आपने ये वाटर है और यहाँ पे आपने अगर शुगर को मिला दिया तो जैसे शुगर में वाटर को मिलाते हो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसमें शुगर को मिला दोगे, आप यहाँ से कहीं से कोई भी कंपोनेंट से किसी भी कॉर्नर से अगर वाटर कंटेंट को बाहर निकालो तो उस केस में शुगर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। शुगर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो इसको होमोजेनियस मिक्सर को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें कि हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन कर लिए, बेसिकली क्या होता है, ये दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर यहाँ तक हमने एक छोटा सा देख लिया तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन बेसिकली, इनफैक्ट ये भी आपको स्टार्टिंग के क्लास में हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन आपको दो कंपोनेंट से मिलकर बनाता है। एक होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा हमारा कौन सा होता है, सॉल्यूट। दो कंपोनेंट से मिलकर क्या होता है, हमारा एक सॉल्यूशन मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दो चीज बोलूं सिंपल सा कि अगर आप सॉल्यूट है सॉल्वेंट है इसको मिला दोगे तो ऑब्वियस है कि उस केस में आपको एक सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा। देखो, अब इन सारे कंपोनेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए
साबित हो सकता है ये आपके कॉन्सेप्ट। तो सॉल्वेंट अगर हम लोग ब्रॉडली हंसते खेलते भाषा में बोले कि आपके सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट नाम देते हैं। और जो आपके स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, जो आपके स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कैसा बिहेव करता है, एज अ सॉल्यूट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा स्टार्टिंग में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है जो आपको आगे तक काम आना है, कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपके सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट जो होता है, इस दोनों का फेज हमेशा क्या होता है, आपको सेम होता है। फेज ऑलवेज सेम, इन दोनों का फेज हमेशा और हमेशा क्या होता है, आपको सेम इन दोनों का फेज होता है। ठीक है, तो ये चीज दो बेसिक टर्मिनोलॉजी के नाम से समझना कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा हमारा सॉल्यूट है, कौन सा हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपको जरूरत पड़ेगा। मान के चलो आपने 1 लीटर का वाटर ले लिया, 1 लीटर आपने वाटर ले लिया, ठीक है, और इसमें मान के चलो आपने 100 ग्राम आपने शुगर ले लिया, आपने एक 100 ग्राम शुगर ले लिया। और अगर अगर मान के चलो कि यहाँ पे आपने वाटर यहाँ पे फिलअप किया है, यहाँ पे वाटर 1 लीटर आपने फिलअप किया, और इसमें अगर 100 ग्राम शुगर को मिला दिया, तो ऑब्वियस है कि जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, वो उसका भी स्टेट कैसा होगा, उसका भी स्टेट होगा आपका लिक्विड, उसका भी स्टेट क्या होगा, लिक्विड। तो अब इस दोनों कंपोनेंट में से जो जिसका स्टेट लिक्विड होगा वही इसके लिए एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। तो आप अगर देखोगे तो वाटर का भी स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूशन का भी स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब कि यहाँ पे वाटर कैसा काम करेगा, दैट इज सॉल्वेंट, और शुगर कैसा बिहेव करेगा, दैट इज सॉल्वेंट। ये आपके लिए बेहद ही सिंपल सा चीज है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, कभी आपको कोई गलती से ये बोल दे कि आपके पास 100 ग्राम या 100 ग्राम बोलो, इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं कि अगर मान के चलो 100 ml आपके पास वाटर है, 100 ml आपके पास वाटर है, और यहाँ पे आपके पास मान के चलो कि हाफ के जी आपके पास शुगर है। ठीक है, तो आपके ऑब्वियस है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको वाटर कभी भी अवेलेबल रहा किसी भी सॉल्यूशन में, अगर वाटर कभी भी अवेलेबल रहा सॉल्यूशन में, तो ये हमेशा हमेशा कैसा बिहेव करता हुआ नजर आता है, एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता हुआ नजर आता है। ठीक है, वाटर को हमेशा एज अ यूनिवर्सल, इनफैक्ट इसको हमेशा हम लोग कैसा, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के जैसा हम लोग इसको बिहेव करवाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर करोगे, बोलोगे सर कि ये अगर 100 ml का, अगर 100 ml ये वाटर है, अगर इसमें आपने हाफ के जी शुगर को अगर आपने मिला दिया, हाफ के जी शुगर को मिला दिया, तो यहाँ पे तो आपको ये दिखेगा कि शुगर तो बहुत बुरी तरह से इसमें फिलअप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको इतना वाटर तो आपको शुगर को डिसॉल्व कर नहीं पाएगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट भी आप लोग आगे बढ़ते हो, प्रेसिपिटेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक बार कि आपको वाटर कितने भी अमाउंट में अवेलेबल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कम है या फिर ज्यादा है, अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर आपको हमेशा कैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा, एज अ सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करता हुआ आपको नजर। ठीक है, ये भी बात आपने समझ लिया। तो आपको दो एग्जांपल करके मैं समझाया कि सॉल्वेंट को आप एक तो सॉल्यूशन के स्टेट को देख के डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन या फिर अगर आपके पास वाटर कभी भी कोई भी सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको कैसा मान सकते हो, बाय डिफॉल्ट आप उसको मान सकते हो कि वो आपका कैसा होगा, एज अ सॉल्वेंट के जैसा बिहेव कर रहा होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि सामने वाला आपका ये सारे सॉलिड, सामने वाला आपका क्या है, सारा सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं अब आपको तीसरा बात आपको बताना यहाँ पे शुरू करता हूँ, कि मान के चलो कि आपके पास बोला जाए कि 10 ml आपके पास अल्कोहल है, और आपके पास 100 ml वाटर है। ठीक है, तो अगर आप इस दोनों को कभी भी मिलाओगे, तो आपको जो भी सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, जो भी आपको यहाँ पे
सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा, क्या बता सकते हो उस सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड होगा, होगा ना? तो अब देखो, अब आपको ये समझना है कि सर आपको ये बताया कि यार अल्कोहल भी आपका लिक्विड होता है, वाटर भी आपका लिक्विड है, तो अगर सॉल्यूशन भी लिक्विड है, हमने तो ये पढ़ा था कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फेज सेम होता है, होता है। तो अगर यहाँ पे अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो हम लोग इसमें किसको सॉल्वेंट माने और किसको सॉल्यूट माने? तो यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर आपको कभी भी दिखे कि स्टेट हमेशा दोनों कंपोनेंट का सॉल्यूशन का सेम दिखे, तो जो स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? उसको हम लोग मान लेंगे सॉल्यूट है, और जो आपको लार्जर अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? दैट इज प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक सही है? अच्छा, यहीं पे अगर आपको ये कंफ्यूज करने के लिए कभी पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास 100 ml अल्कोहल है, 100 ml अल्कोहल है, और यहाँ पे आपने 10 ml वाटर को मिला दिया, अगर आपने यहाँ पे क्या किया 10 ml वाटर को मिला दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कैसा होगा? लिक्विड। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो इस केस में अगर सॉल्यूशन भी लिक्विड हो रहा है, तो इसमें से जो आपको स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है वो हमारा कैसा बिहेव करेगा? एज अ सॉल्यूट। और जो आपको लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है वो हमारा कैसा बिहेव करेगा? एज अ सॉल्वेंट। मेरे ख्याल से यहाँ तक सही है। तो आपने अभी तक एक बात आपने सीख लिया कि अगर वाटर के साथ कभी भी किसी भी सॉलिड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको वाटर हमेशा कैसा बिहेव करता है? एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपके दो लिक्विड कंपोनेंट को मिक्स कर दो, तो और सॉल्यूशन ऑब्वियसली लिक्विड होगा उस केस में, तो उस केस में आपको जिस लिक्विड क्वांटिटी का वैल्यू कम दिखेगा वो एज अ सॉल्यूट काम करेगा, और जिसका क्वांटिटी ज्यादा दिखेगा वो आपको कैसा बिहेव करेगा? एज अ सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा। बोलो ठीक है, यहाँ तक सही है? तीसरा केस आपको जो छोटा सा एक पूछ सकता है कि अगर आपके पास मान के चलो 10 ml अल्कोहल है और आपके पास अगर 10 ml ही वाटर है, तो ऑब्वियस है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन अगेन अगर आप जो ऑब्टेन करोगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा? आपको बोलोगे कि सर ये सॉल्यूशन तो आपको लिक्विड होगा, होगा ना? अब ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो आप फेज के नाम पे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं पता कर पाओगे। अब अगर तुम देख लोगे कि यहाँ पे तो दोनों का अमाउंट भी सेम है यार, ये भी 10 ml है वाटर भी, और अल्कोहल भी 10 ml है, तो ना तो किसी का अमाउंट ज्यादा है ना तो किसी का अमाउंट कम है। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी किसी भी कंपोनेंट को एज अ सॉल्यूट मान लेंगे, और किसी भी कंपोनेंट को हम लोग क्या मान सकते हैं? सॉल्वेंट। ये अपने ऊपर, ये आप फ्री हो चॉइस चुनने के लिए कि आप किसको सॉल्यूट मान लो, किसको सॉल्वेंट मान लो, बिल्कुल भी आप फ्री हो। आप चाहो तो वाटर को सॉल्यूट मान लो, या तो आप चाहो तो अल्कोहल को सॉल्यूट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस केस में बिल्कुल भी फ्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो हम लोग सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसके बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कलेक्ट भी कर लिया। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे करके क्लासिफाई करते हैं, कैसे स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो ये हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया। मेरे ख्याल से यहाँ तक सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एक ध्यान देना, एक टर्म्स आपको पढ़ना होता है कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कि अगर आपको सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली दो तीन तरीके से हम लोग इसको डिफाइन भी करते हैं, और भी अदर अदर तरीके के। ठीक है, तो आपको कभी कभी सॉल्यूशन को हम लोग अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। जैसे कुछ सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन अगर कभी भी रहता है ना, बाइनरी सॉल्यूशन अगर कभी भी कोई भी अवेलेबल होता है, तो इसका मतलब वहां पे आपके कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? आपके टू कंपोनेंट क्या होंगे वहां पे प्रेजेंट? मतलब वहां पे आपको एक सॉल्यूट अवेलेबल होगा और एक क्या अवेलेबल होगा? सॉल्वेंट आपको अवेलेबल होगा। तो उसको हम लोग किस तरह का सॉल्यूशन बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो इसी तरह से टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन हम लोग क्या नाम देते हैं, या फिर टर्सरी सॉल्यूशन क्या नाम देते हैं? कि जिस केस में आपके तीन कंपोनेंट अवेलेबल हो, एक सॉल्वेंट है और दो सॉल्यूट है,
तो उसको हम लोग टर्सरी सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन का हम लोग कैसे नाम देते हैं? क्वाटरनरी मतलब जिसमें कि 4 कंपोनेंट अवेलेबल हो, मतलब एक सॉल्वेंट अवेलेबल होगा और आपके 3 वहां पे सॉल्यूट अलग अलग अवेलेबल होंगे, तो उसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सही है। तो इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो आपको जो भी आपके जेई के सिलेबस में पढ़ना है, जेई के सिलेबस में जो पढ़ना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से सॉल्यूशन जेई में पढ़ना है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब इसमें एक ही सॉल्वेंट होगा और एक ही आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लिए ना, तो अब हम लोग सॉल्यूशन को कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन। वो होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को अगर आप डिफाइन करते हो ना, सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इसका कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं। मेरे ख्याल से इसको आपने 11th में भी पढ़ा होगा और इसको आप लोग 8, 9, 10th में भी कभी कभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपके सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करना शुरू करूं तो हमारा हेडिंग होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग डिफाइन करना यहाँ पे शुरू करें, तो हमारा जो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है जो हम लोग को पढ़ना होता है दैट इज ये होता है आपका मास परसेंटेज। ये होता है आपका मास परसेंटेज। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W/W% से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक सही है ना? तो इसको हम लोग बेहद ही सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं, बेहद ही सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं और मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को ये आ भी रहा होगा। तो मास बाय मास परसेंटेज अगर हम लोग डिफाइन करना शुरू करें तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution, divided by mass of solution, and obvious है ये परसेंटेज में तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है, ये जो मास परसेंटेज होता है ना, ये जो मास परसेंटेज होता है, इस मास परसेंटेज को हम लोग इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही। तो देखो आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले के फॉर्म में कम यूज करना है और इसका मीनिंग निकालने में आपको ज्यादा यूज करना है। बोलोगे क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान के चलो आपको कभी भी बोला जाए, अगर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के बता दूं, एग्जांपल आपको कभी भी बोला जाए कि अगर आपको बोला जाए 20% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम में इस तरह से वर्ड आपको कभी भी लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको मीनिंग क्या लगाना है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है, अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो उस केस में उसके अंदर 20 ग्राम आपके क्या मिले होंगे, ग्लूकोज आपके उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये इस जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को रीड करने का तरीका आपका ये होना चाहिए। बोलोगे बात सही है? ठीक है, तो बोलोगे सर क्या इसको और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आपको आप यहीं पे बोलते हो कि अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन अगर अवेलेबल होता, तो इसमें 20% ग्लूकोज मतलब है कि यहाँ पे आपको 200 ग्राम जो अवेलेबल होता, वो क्या अवेलेबल होता, दैट इज ग्लूकोज अवेलेबल होता। ये भी बात सही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हो, लेकिन ये जो हमारा 100 वाला टर्म्स होता है ना, ये हम लोग क्या लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इसके पीछे का भी रीजन है ना, इसके पीछे का भी रीजन क्या होता है, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा 100 ग्राम सॉल्यूशन को एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान के चलेंगे। जैसे आपको बोला जाए, जैसे एक एग्जांपल और आपको बोलता हूं, अगर बोला जाए आपको
40% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। अगर आपको कभी भी पेपर में ये लिखा हुआ मिल जाए, तो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज है ना, तो आप सबसे पहले क्या करो कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन मान लो। तो अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है, तो इसमें 40% क्या मिला हुआ है, NaCl मिला हुआ है। तो इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 40 ग्राम आपको क्या मिला है, 40 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट। 40 ग्राम क्या है, NaCl आपको क्या है, प्रेजेंट यहाँ पे है। बोलोगे चलो ये भी सही है। और मैं एक लास्ट बात आपको लिख रहा हूँ, इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करना शुरू करेंगे। अगर आपको कभी बोल दिया जाए, मान के चलो 30% वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो उसमें 30 ग्राम आपको NaOH मिला हुआ है। इसका मतलब ये लाइन पढ़ के आप यही मीनिंग निकालना चाहिए आपको। मतलब कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर कभी भी अवेलेबल हो, तो उसके अंदर आपको 30 ग्राम NaOH आपको प्रेजेंट होगा। उसके अंदर 30 ग्राम NaOH आपको क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो आपको अल्टीमेटली बोल रहा हूं ना कि आपको पेपर में जो आपको यूज हो रहा है ना, अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन में आपको लिखे हुए होंगे, ये सारे वर्ड्स ना, इसको डिकोड करने के लिए आपको आना चाहिए। और इसको डिकोड करने का तरीका यही होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बिल्कुल भी सिंपल सिंपल सा आपको वर्ड्स लिखने को आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये लिखने के लिए जरूर सुनना। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ फिर से कि 100 ग्राम का ही सॉल्यूशन आप एज्यूम करना, ये आपका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना गया है। ठीक है, जैसे आपको लॉजिक डेवलप होगा, आप इसके पीछे का रीजन भी आप इसलिए समझ सकते। ठीक है, तो ये आपको मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में इस तरह का वर्ड लिखा हुआ मिलता है, तो इसको आप किसी भी तरीके से इसको डिकोड करके आप इस फॉर्म में लिखना शुरू कर दें। यहाँ तक सही है? अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे मूव करूँ ना, इसी इंफॉर्मेशन को, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो दोनों अवेलेबल होते हैं। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपके 30 ग्राम सॉल्यूट अवेलेबल है, तो क्या बता सकते हो कि इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर आपको कितना अवेलेबल होगा? तो आप बोलोगे कि वाटर कितना ग्राम अवेलेबल होगा आपको, दैट इज 70 ग्राम आपको वाटर अवेलेबल होगा। ठीक है ना? तो यहां से ये सारे इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं ना कि जैसे ही आपको पेपर में कभी भी ये चीज लिखा हुआ मिल जाए, तो पहला चीज ये इंफॉर्मेशन लिखने आपको आना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप ये इजीली लिख सकते हो कि अच्छा 30 ग्राम अगर सॉल्यूट अवेलेबल होगा, तो 70 ग्राम वाटर अवेलेबल होगा। इस तीन दोनों को मिला के ना 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन बनता हुआ आपको दिखेगा। मेरे ख्याल से ये बात यहाँ तक सही है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। बोलो यहाँ तक बात सही है? चलिए, अब हमारा जो दूसरा दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स जो आता है ना, ये होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ये होगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। देखो, ये आप बोल रहा हूं कि आप 9th क्लास में होपफुली ये चीज पढ़े होगे, लेकिन मैं एक्चुअली में जो मुझे बताना है, एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है पेपर में ना, इसको लिखने का तरीका आप लोग 9th क्लास में नहीं पढ़ते, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। सही है ना? चलिए, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करें V/V परसेंटेज, तो इसका क्या डेफिनेशन होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। चूंकि ये परसेंटेज में होता है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो आपका है ना, ये जो टर्म्स है, तो ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके फॉर्मूले के फॉर्म में आप इसको यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसको मैं डिकोड करने के लिए आना चाहिए। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 20% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर,
इन वाटर, अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, यहां तक से, तो इसका मतलब क्या आपको आना चाहिए समझ में ना, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए, ऑब्वियस है कि अगर बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, तो अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ कभी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन है, क्योंकि याद है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी सॉल्यूशन का हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम ही लेते हैं। तो अगर 100 ml का आपके पास सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको 20 ml आपको क्या अवेलेबल है, क्या प्रेजेंट है, दैट इज इथेनॉल प्रेजेंट है। तो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को देख के आपको ये चीज आपको जरूर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझा दूं, दूसरा एग्जांपल समझा दूं, अगर आपसे कभी बोला जाए 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मान के चलो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको तो आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में, तो इसको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर 100 ml का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो 35 ml आपको क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल आपका अवेलेबल होगा। तो यहां से आपको ये मीनिंग लिखने के लिए आपको हमेशा आना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपको पेपर में सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई भी स्टेटमेंट देके ना, आपको ये वर्ड्स आपको लिखने के लिए हमेशा आपको आना चाहिए। बोलोगे यहाँ पे भी, यहाँ तक भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन मान के चलो ये सिंपल सा पूछ लिया जाए कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि अगर आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 20 ml आपको क्या प्रेजेंट होगा, NaOH आपको प्रेजेंट होगा। तो यहां से मेरे ख्याल से काफी मैंने एग्जांपल लिखने के लिए ये बता दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ये अगर स्टेटमेंट कभी भी पेपर में दिया हुआ है और पेपर में यही स्टेटमेंट दिया होता है, तो आपको इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको आना चाहिए। यहाँ तक सही। अच्छा, एक चीज यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या इसको लिखने में नहीं हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हम लोग जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, थर्ड कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव करना शुरू करते हैं, ये हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म होता है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय परसेंटेज, ठीक है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग ये भी लिखते हैं, दैट इज M/V परसेंटेज, या फिर कभी कभी आपको पेपर में देखा हुआ मिल सकता है W/V परसेंटेज, ठीक है। ये आपको, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें, इसको लिखना शुरू करें, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, आपको इसको जो डिफाइन करते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियस है कि आपको ये अगर परसेंटेज में निकालना है तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स क्या होता है, आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ये मतलब होता है। जैसे आपको कभी बोला जाए कि 20%, ये वर्ड आप ध्यान रखना, 20% मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको अगर कभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो आपको क्या, इसको किस तरह से आपको रीड आउट करना चाहिए कि अगर आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन अवेलेबल है,
तो इसमें 20% जो है, या फिर इसका 100 ml जो आपका सॉल्यूशन, इसका 20% जो है उतना ही आपको NaCl का अमाउंट अवेलेबल है। ये मतलब हुआ दैट इज कि आपको 100 ml के सॉल्यूशन में 20 ग्राम जो है वो आपको क्या अवेलेबल है, दैट इज NaCl आपको अवेलेबल है। तो इसका ये मतलब हुआ, क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रॉडली देखना शुरू करोगे ना, ब्रॉडली अगर देखना शुरू करोगे तो ये आपको मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए। ऑब्वियसली ये ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप जिस हिसाब से लोगे उस हिसाब से आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अगर आपने 100 ml का सॉल्यूशन एज्यूम किया है तो उसके अंदर 20 ग्राम जो आपको क्या अवेलेबल होंगे, दैट इज NaCl अवेलेबल होंगे। ठीक है, एक मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरिटी आ जाएगा। अगर 35% मान के चलो आपको दिया हुआ रहे कोई भी एक सॉल्यूशन, मान के चलो कि आपको दे दिया रहे फॉर एग्जांपल 35% NaOH सॉल्यूशन बाय, या फिर आपको 35% मास पर यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहां से इसको लाइन को देख के आपको क्या लिखने के लिए आना चाहिए कि अगर आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन अगर अवेलेबल होगा तो उसके अंदर 35 ग्राम जो होगा वो आपको क्या अवेलेबल होगा, दैट इज NaOH परसेंट होगा। तो इस लाइन को देख के ना, ये स्टेटमेंट को देख के आपको ये टर्म्स आपको लिखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा यूज होना है। तो अब एक चीज तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग 100 ml ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 100 ml लेते हैं ना, तो अगर आप थोड़ा सा एज्यूम करोगे ना, तो अगर यहाँ पे 100 अगर लेते हैं तो ये परसेंटेज में क्या होता है, आपको कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 100 को कंसीडर करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अदरवाइज आपको इतना शौक है तो आप 1000 ml ले लो। 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इसको कंसीडर करता तो 1000 ml सॉल्यूशन अगर आप यहाँ पे इसको कंसीडर करते तो इसके अंदर कितने ग्राम आपको NaOH परसेंट होता, दैट इज 100 का 1000 का 35%, दैट इज 350 ग्राम ऑफ NaOH आपको क्या रहता, प्रेजेंट होता। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको इस दोनों तरीके में से कोई एक तरीका अपनाना आना चाहिए। लेकिन मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि 100 ml सॉल्यूशन जो होता है ये हम लोग जनरली पेपर में स्टैंडर्ड मान लेते हैं, इसके बेसिस पे ही सॉल्व हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, तो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आपको लिखने के लिए आई गया। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने का जो हमारा चौथा तरीका होता है, जो कि आप लोग थोड़ा बहुत बिल्कुल पढ़े होंगे 11th में, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये हमारा क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता दूं कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस है कि इसमें एक सॉल्यूट प्रेजेंट होगा और एक आपके क्या होंगे, सॉल्वेंट। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये सॉल्यूशन को हम लोग कैसा सॉल्यूशन मान के चलते हैं, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई भी सॉल्यूट अगर है, सॉल्यूट का मोल्स Na है और सॉल्वेंट का मोल्स आपको Nb है। ठीक है, इसका मोल्स Na है, एक सॉल्वेंट का मोल्स आपको Nb है। ठीक है, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना शुरू करूं तो ये क्या हो जाएगा आपको, दैट इज मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मेरे ख्याल से पता है कि अगर सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट मिलके बने होते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को जोड़ेंगे तो मुझे टोटल मोल्स आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट अगर हम लोग निकालना शुरू करें तो यहां से आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से ये भी लिख सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर दो कंपोनेंट दिया रहे मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो मोल पहले वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले वाले का मोल लो और बाकी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं। अगर दूसरे वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है मोल ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, बेसिक सा कहानी होता है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो उस केस में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उस सॉल्यूशन के अंदर जितने अवेलेबल होंगे ना। अच्छा, अगर आपके पास बोला जाए कि आपके पास कभी भी ये बोला जाए कि सिंपल सा मान के चलो आपके पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपके पास है। ठीक है,
ऑब्वियस है बाइनरी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाइनरी अगर दिया हुआ है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, मान के चलो आपको सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है आपको, सॉल्यूट का मोल दिया है 2, और अगर आपको इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का मोल दिया है आपको मान के चलो 3, ये दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से बना चुके हो। तो अगर आपको बोला जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन में कितने टोटल मोल्स हैं, दैट इज 2 + 3 दैट इज 5। और अगर हम लोग बोल लिखे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में कितने हैं, दैट इज 3/5। ये होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कभी भी हम लोग निकालना शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक ट्रिक होता है, क्योंकि आपको ये चीज ना, आपको थोड़ी सी जैसे जैसे चैप्टर में आगे आप बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत बार यूज करते हुए नजर आते हैं। सही है ना। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और इनफैक्ट आपको याद होगा कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि आपके पास इस सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, एक है आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कभी भी आप ऐड करते हो तो इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा कितना आता है, दैट इज 1 आता है। ये भी मेरे ख्याल से आपने 11th में पढ़ा होगा, या फिर आप प्रूफ भी कर सकते हो कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ये, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो अगर मैं इस दोनों को यहाँ पे पुट करूं कि Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसका वैल्यू कितना हमेशा आता हुआ नजर आएगा, दैट इज 1। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है कि किसी भी मिक्सचर में, चाहे वो सॉल्यूशन ही क्यों ना रहे, कि जितने भी आपके कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो उन सबका वैल्यू जो होता है, उनको ऐड करने के बाद उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, यूनिटी आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा पता होगा, तो इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सही है। चलिए अगर यहाँ तक सही है तो अब हम लोग थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा फेमिलियर कम हो, नाम सुने होंगे जरूर लेकिन फेमिलियर थोड़ा सा कम होंगे। एक होता है आपका टर्म मोलरिटी, एक होता है टर्म मोलरिटी। इसको हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। ये टर्म देखना कि मोलरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो मोलरिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा, तो लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो कभी भी आप अगर निकालते हो तो उस केस में उस सॉल्यूशन का मोलरिटी आता हुआ आपको दिखता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये चीज। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान के चलो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, तो अगर इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है तो आप देखो कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है ये निकाल लो। दूसरा चीज ये देख लो कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का किस में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज लीटर में। ये मस्ट है, ध्यान रखना, बड़ी अच्छे से ध्यान रखना। और अगर आप इस दोनों का रेशियो निकाल लोगे, इस दोनों का रेशियो अगर आप निकाल लोगे तो ये आपको क्या देता हुआ नजर आएगा, दैट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको देता हुआ नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितना स्टार लगा के समझना है आप समझ सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत दूर तक आपको ये काम आने वाला है। यहाँ तक सही ना। चलिए अब मैं आपको इसका देखो मोलरिटी, ये फॉर्मूला आपको मस्ट याद रखना है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इसको आपको मस्ट रिमेंबर। बहुत बच्चे को याद होगा भी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप इसको ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसको थोड़ा सा समझने का आपको जरूरत है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का जरूरत है। अच्छा मैं एक चीज बता रहा हूँ, सॉरी एक चीज यहाँ पे
करेक्शन आप लोग कर लेना, ये जो मोलरिटी होता है ना, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक चीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मोलरिटी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि स्मॉल एम से हम लोग मोलरिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये चीज मैं करेक्शन आपको करवाता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ तक सही है? ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे अगर कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको अगेन इसको डिकोड करने के लिए भी आपको आना चाहिए। जैसे आपको बोला जाए कभी भी कि 3 मोलर एम को मोलर NaOH सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन अगर आपको प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। तो यहां से आप इसको लाइन को देख के आप क्या डिकोड कर सकते हो ना, कि अगर आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो इसके अंदर 3 मोल NaOH प्रेजेंट होगा। इसके अंदर 3 मोल NaOH आपको प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये होता है, और आपको बोल रहा हूं ना, ये स्टेटमेंट आपको कभी पेपर में लिखा हुआ मिले तो उसको आपको डिकोड करने के लिए हमेशा आना चाहिए। ठीक है ना? यहां तक सही है? चलिए, अगर आपको यहां पे बोला जाए कि अगर आपसे बोला जाए कि 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, अगर आपको कभी ये बोला जाए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट है, 1 लीटर का अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो इसमें 0.5 मोल जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट होगा? H2SO4 आपको प्रेजेंट होगा। तो ये चीज देख के ना आपको ये लिखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। तो ये चीज आपके लिए बेहद सिंपल है। आप इसको ऐसे भी समझ लो ना कि अगर मोलरिटी लिखना है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर का एज्यूम कर लो, तो जो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वही आपका मोलरिटी हो जाएगा ना। तो आप अगर यहाँ पे गौर करोगे कि 0.5 मोलर H2SO4 है, तो अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो इसके अंदर 0.5 मोल क्या प्रेजेंट होंगे? तो बोलोगे 0.5 मोल H2SO4 प्रेजेंट होगा ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा रीड करने के लिए ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। ठीक है। चलिए, अगर ये टर्म्स हमने पढ़ लिया, एक हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म्स, आई होप कि नंबरिंग मुझे नहीं पता क्या है, आई होप कि ये 5 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो टर्म्स पढ़ना है, दैट इज मोलैलिटी पढ़ना है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है? तो मोलैलिटी को अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इन केजी। ध्यान से समझना कि इस दोनों में मोलरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मोलैलिटी को हम लोग हमेशा ध्यान रखना स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को यूज करते हैं इस फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए। यहां तक सही है? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अगर आपके पास कभी बोल दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर कभी भी 1 kg हो गया, तो इसका मतलब जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वही आपका मोलैलिटी हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगा ना। तो देखो, अगर आपसे कभी बोला जाए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि 2 मोलल, मोलैलिटी को मोलल भी नाम देते हैं, ठीक है ना, और मोलैरिटी को मोलर का नाम देते हैं। ठीक है ना। मोलल और मोलर में आपको डिफरेंस थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है। 2 मोलल KCl सॉल्यूशन, 2 मोलल KCl सॉल्यूशन अगर कभी भी आपको पेपर में लिखा हुआ मिल जाए, तो अब देखो, अगर 2 मोलल KCl सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि अगर आपके पास 1 kg ऑफ वाटर आपका प्रेजेंट होगा, दैट इज कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर 1 kg मान लो, तो जो आपका
आपका मोलरिटी होता है, सॉरी जो आपका मोलैलिटी होता है वही आपका मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। तो मोलैलिटी अगर आपका देखोगे तो वही आपके मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता हुआ दिखेगा। तो इसको देख के क्या आपको पहचान में आना चाहिए कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम का वाटर अवेलेबल है तो उसके अंदर आपको 2 मोल क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज KCl आपको प्रेजेंट होगा। उसके अंदर 2 मोल क्या प्रेजेंट होगा आपको, KCl आपको प्रेजेंट होगा। यहां तक सही है? तो ये टर्म्स आपको छोटा सा समझ में आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको यहीं पे लिख दूं, तो अगर आपको यहां पे बोला जाए फॉर एग्जांपल 5 मोलल या 5 स्मॉल m भी दिया जा सकता है, 5 स्मॉल m मान के चलो आपको दे दिया जाए कि NaCl सॉल्यूशन। तो इसको देख के आप ये लिख पाओ कि अगर आपके पास 1 kg ऑफ वाटर अवेलेबल होगा तो उसके अंदर 5 मोल ऑफ NaCl क्या होगा, आपको प्रेजेंट होगा। 5 मोल ऑफ NaCl आपको क्या होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आप गौर करोगे तो हमने लेक्चर 1 जो आज हमने कवर किया, यहाँ पे हमने बेसिकली सॉल्यूशन को थोड़ा डिफाइन किया और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, तो उसको हमने क्या किया, एक क्विक रिव्यू लेना शुरू किया। ठीक है, तो हम लोग जैसे नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसके बेस पे जो असाइनमेंट है कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।